हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, हम एनसीईआरटी क्लास 6 हिस्ट्री को स्टडी कर रहे हैं और उसी को आगे बढ़ाते हुए आज जो हमारा चैप्टर है दैट इज़ चैप्टर नंबर 10 विच इज़ कॉल्ड एज न्यू एम्पायर्स एंड किंगडम्स। अगर आपको याद होगा तो जस्ट एक इस लेक्चर के लिए एक बैकग्राउंड क्रिएट करेंगे हम। तो इफ़ यू रिमेंबर, द फर्स्ट पावरफुल किंगडम विच इमर्ज एज ए फर्स्ट पावरफुल किंगडम वाज मगध। मगध जो थे हमारे पास पहला ऐसा किंगडम सामने आया, और फिर जैसे जैसे वक्त बीतता गया बहुत सारे किंगडम्स, बहुत काबिल लोग आए, काबिल किंग्स आए, ठीक है ना। तो जिन्होंने काफ़ी एरिया को अपनी पॉलिसीज़ के ज़रिए, अपने एम्बिशन के ज़रिए काफ़ी किंगडम्स को अपने कब्ज़े में ले आया, तो वजूद में आई एम्पायर्स। और ऐसी ही पहली एम्पायर कौन सी थी? मौर्यन एम्पायर। मौर्यन एम्पायर, जिसका नामी गिरामी जो किंग था, राजा था, वो क्या था? अशोका, जिसके नाम के साथ द ग्रेट भी लगता है। अब अशोका जो था, अशोका बहुत काबिल राजा था, है ना। ये सब तो हम पढ़ चुके हैं इनके बारे में सब कुछ। लेकिन जैसा कि एक हिस्ट्री में हमने अभी तक समझा कि हर जो भी डायनेस्टी होती हैं, जो भी रूलर्स होते हैं, जो भी पावर में लोग होते हैं, उनका एक दौर होता है। एक दौर में लोग ऊपर जाते हैं, किसी जगह पे पीक पे पहुंचने के बाद वहाँ से नीचे ही आना होता है और कोई दूसरा रास्ता नहीं होता। तो हर किसी जो पावरफुल फैमिली हो, चाहे कोई डायनेस्टी हो, कुछ भी हो, सबके साथ यही हमें पूरे हिस्ट्री में देखने को मिलता है। मौर्यन एम्पायर वजूद में आई, उरूज हुआ उसका, और फिर डाउनफॉल हुआ। वैसे ही आगे चल के दूसरी डायनेस्टीज़ देखोगे आप, उनका भी वो भी बनेंगी, फिर आगे जाके एक पीक आएगी, फिर उसके बाद डाउनफॉल आएगा। तो वैसे ही मौर्यन एम्पायर का जो लास्ट रूलर था, उसे अपने ही कमांडर इन चीफ पुष्यमित्र शुंगा ने कत्ल कर दिया, और वहाँ मौर्यन डायनेस्टी जो है उसका खात्मा हो जाता है, एंड हो जाता है। और उसके बाद अगर याद हो तो हमने एक हेडिंग दी थी, पोस्ट मौर्यन पीरियड। मौर्यन डायनेस्टी के ख़त्म होने के बाद पोस्ट मौर्यन पीरियड, जिसमें हमने देखा कि जब यहाँ की जो पॉलिटी थी, यहाँ का जो मतलब एक पावरफुल स्ट्रक्चर था, वो कमज़ोर पड़ गया। जो एक ताकतवर जो एक डायनेस्टी थी, एम्पायर थी, वो जब कमज़ोर पड़ गई, ख़त्म हो गई, तो उन्हीं के अंडर जो लोग काम करते थे एज ए गवर्नर, उन्होंने सोचा कि अब हम किसी मतलब जो रूलर जो है वो हमारा कमज़ोर है, तो हम किसी के नीचे में क्यों काम करें, हम खुद एक अपनी क्या कर लेते हैं, इंडिपेंडेंट स्टेट क्रिएट करते हैं। तो देखा हमने कि नेटिव रूलर्स सामने निकल के आए। नेटिव रूलर्स, जिसमें हमने कनवाज देखे, सुंगाज देखे, सतवाहनास देखे। उसके बाद जब कोई भी जगह जब कमज़ोर पड़ती है, तो वो तीसरे के लिए एक किस्म की अपॉर्चुनिटी बन जाती। तो हमने देखा फॉरेनर्स आए यहाँ पे, जिसमें हमने इंडो ग्रीक्स देखे, शाकाज देखे, पार्थियंस देखे, है ना। उसके बाद साउथ इंडिया में नीचे पिछले लेक्चर में हमने एक टर्म पढ़ी थी, मोविंडर, तमिल टर्म, विच मीन्स 3 चीफ्स। और वो कौन से थे? चोलाज, चेराज एंड पांड्याज। वो साउथ में थे, ठीक। तो ये हमने देखा पोस्ट मौर्यन पीरियड। तो पोस्ट मौर्यन पीरियड के बाद एक एज आई, एक मतलब एक नई डायनेस्टी शुरू हुई, विच वॉज कॉल्ड एज गुप्ता डायनेस्टी। गुप्ताज का पीरियड शुरू हुआ। मौर्यन ख़त्म हुए, पोस्ट मौर्यन में अलग अलग एरियाज़ में अलग अलग लोगों ने, साउथ में अलग, आप देख रहे हो साउथ में अलग, कुछ नॉर्थ वेस्ट में अलग लोग, सेंट्रल इंडिया में अलग लोग। तो मतलब पूरा जो इंडिया था वो ऐसे बिखरा हुआ था, अलग अलग जगह पे अलग अलग रूलर्स थे। अब आप देख रहे हो जब
गुप्ता डायनेस्टी आएगी तो ये फिर से एक एम्पायर बिल्डिंग का प्रोसेस शुरू हो जाएगा और वापस पूरे एरिया को एक एम्पायर में क्रिएट करके एक मतलब फिर से एक बड़ी सल्तनत बनेगी यहाँ पे, जिसका एक पावरफुल बादशाह बनेगा। तो ये जो चैप्टर है न्यू एम्पायर्स एंड किंगडम्स, इसमें हम इसी गुप्ता डायनेस्टी और पोस्ट गुप्ता, गुप्ता जब ख़त्म हुए उसके बाद क्या क्या हुआ उसको हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो गुप्ता डायनेस्टी में इस चैप्टर में जो डिस्कस किया गया है जिस किंग को, उसका नाम है समुद्रगुप्ता। क्या नाम है? समुद्रगुप्ता। अब इस समुद्रगुप्ता का कैसे पता चलता है? इस समुद्रगुप्ता का कैसे पता चलता है? इलाहाबाद में एक इंस्क्रिप्शन है, इसको वैसे ही लिखते हैं, इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन, जिसको बोला जाता है प्रशस्ति। प्रशस्ति मतलब होता है किसी की तारीफ, इन प्रेज ऑफ, किसी की तारीफ करना। तो ये जो इंस्क्रिप्शन है ये पिलर पे है। किसके पिलर पे है? ये प्रशस्ति जो है किसके पिलर पे है? अशोका के पिलर पे। दैट्स व्हाई कॉल्ड एज अशोकन पिलर। अब आपको याद होगा कि अशोका अपने किंगडम में, अपने एम्पायर में अलग अलग एरिया पे पिलर्स खड़े करवाता था और उन पे जो उसके लोगों के लिए मैसेज होता था वो खुदवाए जाते थे, या कुछ ऑर्डर्स होते थे वो खुदवाए जाते थे। ठीक है। अब उसी अशोकन पिलर पे इस समुद्रगुप्ता के बारे में इलाहाबाद में तारीफ लिखी गई है, जिसको प्रयागराज प्रशस्ति भी आप कहते हो। ठीक है ना, इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन, लेकिन किस पे? अशोकन पिलर में। ठीक है। किसके बारे में लिखा है? समुद्रगुप्ता के बारे में। किसने लिखा है वो कंपोज किसने किया है? हरिसेना। हरिसेना कौन था? कोर्ट पोइट था। समुद्रगुप्ता का जो कोर्ट थी, इसका जो दरबार था, वहाँ का पोइट था हरिसेना। इसी ने कंपोज किया है। अब क्या लिखा है इसने इसके बारे में? ये जो प्रशस्ति है, ये जो इंस्क्रिप्शन है, इस इंस्क्रिप्शन में क्या क्या है? एक तो शजरा है, जेनियोलॉजी। शजरा समझते हो? इट्स काइंड ऑफ फैमिली ट्री, है ना। मेरा बेटा, मेरा बाप, दादा, तो उनके बारे में लिखा है। समुद्रगुप्ता की पूरी जो शजरा है उसके बारे में लिखा है। दूसरा उसकी मिलिट्री एक्सपेडिशन जो है, मिलिट्री एक्सपेडिशंस, उर्दू में इसे बोला जाता है अस्करी मुहिम या फौजी मुहिम, है ना। एक मुहिम लेके, एक फ़ौज को साथ लेके जाता था दूसरे के यहाँ लड़ने और उसे अपने कब्ज़े में लेने। तो कहाँ कहाँ वो गया, वो एक्सपीडिशंस के बारे में उसमें लिखा है। और उसकी कोर्ट के बारे में ये लिखा है इसमें कि बड़े लर्नड पीपल थे, मतलब बड़े पढ़े लिखे लोग थे इसके दरबार में। हरिसेना जैसे लोग बड़े, और गुप्ता एज को ही बोला जाता है गोल्डन पीरियड। एंशंट हिस्ट्री का जो गोल्डन पीरियड है वो गुप्ता एज को बोला जाता है, क्योंकि आप देख रहे हो कि उस एज में साइंटिफिक एक नॉलेज, जैसे आर्यभट्टा लोग इसी एज में पैदा हुए। ठीक है ना। उसके अलावा कुछ ग्रामेरियन जैसे पाणिनि वगैरह, उनका भी इस दौर से मतलब राबता है। ठीक है ना। तो उसके बाद इनका जो आर्किटेक्चर, आप गुप्ता का आर्किटेक्चर पढ़ोगे तो कमाल का आर्किटेक्चर था। तो ज़्यादा मतलब आर्ट और आर्किटेक्चर दोनों चीज़ें इस एज में बहुत ज़्यादा डेवलप हुई थी। दैट्स वाई कॉल्ड एज गोल्डन एज। इसको क्या बोला जाता है? गोल्डन एज। ठीक है। तो अब वो जो इंस्क्रिप्शन थी उसके बारे में हमें, उस इंस्क्रिप्शन से हमें समुद्रगुप्ता के बारे में पता चलता है। और इसकी किन चीज़ों के बारे में पता चलता है? इसका शजरा, ठीक है ना, इसकी मिलिट्री एक्सपीडिशंस, और इसके ये भी पता चलता है कि ये इसकी जो दरबार था, इसका जो कोर्ट था, उसमें काफ़ी पढ़े लिखे लोग थे। गॉट इट। अब थोड़ा सा इसकी अगर एक्सपीडिशंस के बारे में, पहले जेनियोलॉजी के बारे में देखते हैं, है ना। पहले ये कहाँ से आया, पहले वो तो थोड़ा पता चले। ठीक है ना। तो हम एक टाइमलाइन क्रिएट करते हैं। ठीक है। तो उसमें इसके ग्रेट ग्रैंडफादर, मतलब परदादा जिसे हम कहते हैं, उसका क्या नाम था? श्री गुप्ता। जो ये कौन है? ये फाउंडर है। गुप्ता डायनेस्टी का फाउंडर कौन है? श्री गुप्त। इसके आगे इसका बेटा जो इस, ठीक है ना, वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। उसका बेटा चंद्रगुप्त फर्स्ट, या चंद्रगुप्त मौर्य नहीं, दिस इज चंद्रगुप्त फर्स्ट। इसके बाद आता है समुद्रगुप्त, इसका बेटा समुद्रगुप्त
और इसके बाद इसका बेटा चंद्रगुप्त सेकंड। आगे जाके दूसरे आते हैं जैसे स्कंदगुप्ता और आगे, ठीक है। तो ये इसका कुछ चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट लोग हैं उनको डिस्कस करेंगे, सबको डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। गॉट इट। अब क्या हुआ, श्री गुप्ता जो था, क्वेश्चन ये भी आ सकता है, हु वाज द फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी। हु वाज श्री गुप्त, ये इसका फाउंडर था, ठीक। अब यहाँ तक श्रीगुप्त मतलब समुद्रगुप्त का कौन था, ये परदादा। फिर यहाँ पे इसका असली दादा, ये इसके फादर, ठीक है। तो इसका जो दादा और परदादा था, इनके पास एक टाइटल होता था, ये यूज़ करते थे टाइटल महाराजा थे। ये राजा, लेकिन कैसे राजा, महाराजा, थोड़े बड़े। फिर चंद्रगुप्ता ने शुरू किया टाइटल महाराजा, पिछला टाइटल जो था वो था, इसमें जोड़ दिया अधिराजा, महाराजा अधिराजा, और समुद्रगुप्ता ने भी इस टाइटल को एज्यूम किया, ठीक। फिर आगे चल के जो ये चंद्रगुप्ता सेकंड था, इसने ये टाइटल तो थे ही, इसके साथ विक्रमादित्य इसको टाइटल मिला। फर्स्ट टाइम इसने कौन सा टाइटल लिया, विक्रमादित्य टाइटल, ठीक। तो आप देख रहे हो कि इन टाइटल से ही पता चलता है कि जैसे जैसे ये आगे बढ़ते गए वक्त के साथ इनकी पावर और ज़्यादा इंटेंस होती गई। इनका जो रूल था वो मतलब ये कामयाबी की सीढ़ी चढ़ते गए। और उसी तरह से टाइटल्स देखो आप, टाइटल इनका पहले महाराजा ही है, फिर महाराजा अधिराज है, फिर इसके साथ में विक्रमादित्य, ये फर्स्ट चंद्रगुप्त सेकंड इसका जो बेटा था। तो ये जो जेनियोलॉजी है, ये जो शजरा है, ये भी उस इंस्क्रिप्शन से पता चलता है। और समुद्रगुप्ता की जो माँ थी, जो इसकी वाइफ थी चंद्रगुप्ता फर्स्ट की, तो जिसका नाम था कुमारा देवी, ये एक लिच्छवी प्रिंसेस थी। लिच्छवी एक गण था। गण मतलब एक, मान लो एक ट्राइब, जो उस टाइम कबीले होते थे अलग अलग, मतलब रजवाड़े मान लो आप, अलग अलग फैमिलीज़ के जो, तो वैसे ही एक लिच्छवी एक जो गण था, उसकी ये शहजादी थी जिसकी शादी इससे हुई थी। तो ये उसकी हुई माँ, ठीक है। तो अब समुद्रगुप्ता जो है, समुद्रगुप्ता को बोला जाता है नेपोलियन ऑफ इंडिया। क्यों बोला जाता है, अच्छा मैं बाद में उसको लिखता हूँ, या लिख लेते हैं, नेपोलियन ऑफ इंडिया। नेपोलियन किस चीज़ के लिए मशहूर था, ज़्यादा एरिया को, मतलब फॉर कॉन्क्वेस्ट, है ना, जहाँ मिलिट्री एक्सपीडिशन लेके गया तो वहाँ जीत हासिल की, है ना। बहुत ज़्यादा एरिया जो था अपने एरिया को फैलाया, अपने राज अपने रूल को ज़्यादा एरिया में फैलाया, ज़्यादा एरिया जो है अपने अंडर मतलब उसको एनेक्स किया, उसको मतलब अपने साथ जोड़ा। तो इस समुद्रगुप्ता ने भी ऐसा ही किया। आप हम अभी मैप देखेंगे उसमें इस चीज़ को समझेंगे कि उस वजह से इसे नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा जाता है। लेकिन इसका जो बेटा था चंद्रगुप्ता था, चंद्रगुप्ता ने अपनी जो बाउंड्रीज़ थी, ये जो एम्पायर थी गुप्ताज़ की, तो इसकी बाउंड्रीज़ जो है सबसे ज़्यादा जो फैलाई है वो किसने फैलाई है, चंद्रगुप्त सेकंड, ठीक है। इसलिए इसका टाइटल जो है विक्रम आदित्य है। गॉट इट, यहाँ तक चीज़ के। और यहाँ से चंद्रगुप्त सेकंड से एक शुरू होता है विक्रम संवत, विक्रम संवत एक इरा शुरू होता है, दैट इज 57 BCE। ये क्लियर हुआ। अब हम इसकी समुद्रगुप्त की एक तो जेनियोलॉजी के बारे में बताया, दूसरा क्या बताया कि इसके जो थे मिलिट्री एक्सपीडिशंस के बारे में। तो मिलिट्री एक्सपीडिशंस को हम एक मैप से समझेंगे। ठीक है, ये मैप है। मैप में आपको डिफरेंट कलर्स में, डिफरेंट शेड्स में एरिया दिख रहा होगा। दिस इज़ पिंक, दिस इज़ ग्रीन, ये रेड है और ये जो है ये ब्लू है। तो ये क्या बताते हैं, हम इसको सबसे पहले ग्रीन को लेके चलते हैं, ग्रीन से लिखते हैं। ये जो ग्रीन वाला एरिया है, ये वाला एरिया, दिस एरिया इज कॉल्ड एज आर्यवर्ता। आर्यवर्ता, यहाँ पे 9 रूलर्स थे इस एरिया में। 9 ऐसे रूलर्स थे, मतलब 9 राजा थे, 9 रजवाड़े थे। तो समुद्रगुप्ता ने इन सब को यहाँ से क्या उखाड़ फेंका, अपरूटेड, और सबको क्या कर दिया,
अपरूट कर दिया और ये एरिया किस में ले लिया, अपने कब्जे में ले लिया। गॉट इट। उसके बाद दूसरा आपको ये रेड वाला ये कोस्टल एरिया दिख रहा है ना, ये क्योंकि साउथ में है और कोस्टल एरियाज है, इसलिए इसे क्या, इस एरिया को क्या कहते हैं, दक्षिण पथ। दक्षिण पथ। यहाँ पे 12 रूलर्स हैं। कितने? 12 रूलर्स। इन सब ने क्या किया? सरेंडर कर दिया। जैसे समुद्रगुप्ता अपनी मिलिट्री मुहिम लेके यहाँ पहुँचा तो इन्होंने हाथ पांव जोड़ दे, साहब हमें बख्श दो, हमें छोड़ दो, हमें माफ़ कर दो। तो समुद्रगुप्ता जो था वो भी अच्छे मूड में था, ने बोला बख्श दो, ठीक है, बख्श दिया और वापस इनको एलो किया कि आप अच्छे लोग हो, आप जो जहाँ जैसे रूल कर रहा था समुद्रगुप्ता अलाउड देम टू रूल, है ना। वापस उन्होंने सरेंडर कर दिया, हाथ जोड़ दिए। कई बार अच्छा होता है, देखो माफ़ी मांगना, हाथ जोड़ देना, झुक जाना अच्छा होता है। अब ये शायद नहीं झुके होंगे तो उखाड़ फेंका, ये इन्होंने माफ़ी मांग ली कि जनाब आप ही हो, जो कुछ हो, माई बाप हमें बख्श दो, तो बख्श दिया गया और इनको वापस रूल करने भी दे दिया, ठीक है ना। ये दूसरा एरिया। तीसरा ये एरिया जो पिंक में आपको दिख रहा है या पर्पल आप कह सकते हो, ठीक है ना, पर्पल वाला जो एरिया था। अब यहाँ पे ये इस नॉर्थ ईस्ट से चलता हुआ देखो कहाँ जा रहा है, ये नॉर्थ वेस्ट, ये जो इंडिया मतलब हिंदुस्तान का दरवाज़ा है, यहाँ तक ये एरिया पहुँच रहा है। तो इन्होंने भी क्या किया, जब ये इस तरफ गया तो इन्होंने भी क्या किया, सबमिट कर दिया उसके सामने। इन्होंने भी बोला जनाब हम आपके साथ लड़ तो सकते नहीं, आपकी जो पावरफुल फ़ौज है, आर्मी है, इसके सामने हम खड़े नहीं हो सकते। तो इन्होंने सबमिट कर लिया, ठीक है। तो जब सबमिट कर लिया तो फिर क्या हुआ कि इन्होंने जो भी इसके ऑर्डर्स थे, ऑर्डर्स को मानना शुरू कर दिया। जब भी कोर्ट में बुलाया जाए तो अटेंडेड, कोर्ट को अटेंड किया इन्होंने, ठीक है। उसके बाद यहाँ से ट्रिब्यूट इसको दिया जाता था, ठीक है। तो इसलिए ये भी एरिया जो है वो इसके अंडर में आ गया। आप देख रहे हो ये सारा ईस्ट क्या है, सेंट्रल पार्ट क्या है, नॉर्दर्न पार्ट क्या है, साउदर्न पार्ट क्या है, और वेस्ट। फिर जो एरिया है आपका ब्लू में, एक तो ये आ गया एरिया, नॉर्थ वेस्ट का एरिया, और श्रीलंका, ठीक। तो इन्होंने भी क्या किया था, दे आल्सो सबमिटेड बिफोर हिम। इन्होंने भी क्या किया, सबमिट कर लिया था इसके सामने। तो अब आप देख रहे हो कि मौर्यन एम्पायर के बाद तो इंडिया जो था वो बंट गया था, है ना, छोटे छोटे हिस्सों में, छोटे छोटे रजवाड़ों में, अलग अलग। लेकिन गुप्ता जब आए तो गुप्ता ने वापस इनको क्या कर दिया, जोड़ दिया। एक पावरफुल एम्पायर, पावरफुल किंगडम वापस वजूद में आ गई, ठीक। इसके बाद हम देख रहे हैं अब आगे आगे चलते, जो गुप्ता पीरियड, जैसे चंद्रगुप्ता सेकंड और उसके बाद स्कंदगुप्ता जो था, उसे माना जाता था कि लास्ट पावरफुल जो किंग था गुप्ता पीरियड का। उसके बाद उसमें भी आगे जो सक्सेसर्स थे वो वीक आ गए, तो अल्टीमेटली एक टाइम ऐसा आ गया कि गुप्ता जो पीरियड था उसका भी डाउनफॉल आ गया और ख़त्म हो गया। और उसके बाद आता है पोस्ट गुप्ता पीरियड, गुप्ताज के बाद। अब पोस्ट गुप्ता पीरियड में हम ये जो सब कंटिनेंट, इसको दो में डिवाइड करते हैं। एक आ गया आपका नॉर्दर्न इंडिया एंड सेकंड इज साउदर्न। अब नॉर्दर्न में जो पावरफुल डायनेस्टी आई वो थी वर्धन डायनेस्टी, और इसका सबसे इम्पोर्टेंट जो रूलर था वो कौन था, हर्षवर्धन। इसको लेके हम थोड़ा सा हर्षवर्धन को पढ़ेंगे। एंड साउदर्न की जब बात करें तो यहाँ पे दो डायनेस्टीज थी। वन इज़ पल्लवास और दूसरे थे चालुक्यास। पल्लवास जो थे, इनकी जो कैपिटल थी दैट इज कांचीपुरम, और
चालुक्यास की ऐहोल। इनका जो एरिया था कांचीपुरम से लेके प्लस जो कावेरी डेल्टा है, आपको पता है कावेरी एक नदी है साउथ में जो बहती है, वो आगे एक डेल्टा क्रिएट करती है। तो कांचीपुरम और कावेरी डेल्टा वाला जो सारा एरिया है वो पल्लवास के अंडर में था। और चालुक्यास जो थे, जो दोआब है किसके बीच में, दोआब मतलब दो नदियों के बीच का जो एरिया होता है, एक तो कृष्णा नदी, इसके साथ में तुंगभद्रा नदी, इसके बीच का जो एरिया है विच इज़ कॉल्ड एज, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, एक दोआब है, वो इसको कंट्रोल करते हैं, चालुक्यास एंड पल्लवास। ठीक, यह पोस्ट गुप्ता पीरियड में हम नॉर्दर्न, अगर इंडिया में देखें तो जो सबसे बहुत सारे ऐसे बीच में लोग आए हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है, जो हिस्ट्री में डिस्कस करने के लायक हैं, वो नॉर्दर्न इंडिया में वर्धन डायनेस्टी थी, जिसका इम्पोर्टेंट जो किंग था वो हर्षवर्धन था। और यहाँ पे साउदर्न में पल्लवास और चालुक्यास। अब जो हर्षवर्धन था, इसकी जो कैपिटल थी वो थानेश्वर, बाद में कनौज भी। एक्चुअली कनौज का जो किंग था, ये जो हर्षवर्धन था, इसकी सिस्टर के साथ इसकी शादी हुई थी। हर्षवर्धन की जो सिस्टर थी उसकी शादी हुई थी इस किंग से। बाद में जब कनौज पे किसी का अटैक हुआ तो ये तो भाग गई, ये जो किंग था वो हार गया। इसका बड़ा भाई भी इसकी मदद करने गया था, वो भी मारा गया, ये किंग भी मारा गया। ठीक, तो उसका बदला लेने फिर हर्षवर्धन जो था वापस कनौज गया, और कनौज पे जो काबिज लोग हुए जिन्होंने कब्जा किया था उसे हरा दिया, और फिर कैपिटल अपनी शिफ्ट कर ली कनौज में। तो वो बड़ा एम्बिशियस था। फिर कनौज से ये मतलब ये समझो आजकल का हरियाणा है, और कनौज उस तरफ है ईस्ट की तरफ। फिर वो इतना एम्बिशियस हो गया कि कनौज से आगे चलता गया और मगध को भी अपने कंट्रोल में ले लिया। और मगध ही नहीं रुका, आगे चलता गया और बंगाल तक पहुंचा। अब हर्षवर्धन जो था वो गुस्से में अपने जीजू का बदला लेने के लिए कनौज पहुंचा, अपने भाई और जीजू का बदला लेने के लिए कनौज पहुंचा, उसे अपने कब्ज़े में ले लिया। फिर लेकिन वहीं पे रुका नहीं, उसकी हिम्मत बढ़ गई जब उसने देखा कि जिसने इन लोगों को, इसके बड़े भाई को हराया, इसके जीजे को हराया, इसने उसको हरा दिया, तो इसके तो कॉलर ऊपर हो गया ना। तो इसने सोचा कि नहीं, अब तो मैं रुकने वाला नहीं हूँ। कनौज के बाद आगे चले गया, मगध पावरफुल किंगडम, उसे अपने कब्ज़े में ले लिया और आगे बंगाल तक पहुँच गया। तो जब ये सारा एरिया इसने अपने कब्ज़े में ले लिया तो इसकी हिम्मत और बढ़ गई। इसने सोचा अब मैं रुकने वाला नहीं हूँ। तो भाई साहब निकल पड़े किस तरफ, साउथ की साइड। उन्हें बोला कि अब तो बात ही नहीं है। कहाँ पहुँचे, साउथ की तरफ निकले। जब नर्मदा रिवर के पास पहुँचे तो उस टाइम दूसरे उस साइड, नर्मदा की रिवर के उस साइड दूसरे एक भाई साहब थे, किंग थे, पुलाकसिन सेकंड। ये कौन थे, ये जनाब इससे बिलोंग करते थे साउथ में, चालुक्यास का एक किंग था जिसका नाम था पुलाकसिन सेकंड। ये भी जज्बाती किस्म का आदमी था। तो यहाँ पे जब ये पहुँचे, इनके आपस में टक्कर हुई, तो हर्षवर्धन जो है वो यहाँ इसको हरा नहीं पाए। इन्होंने इसको यहाँ रोक दिया और इसे वापस भेज दिया। तो उसके बाद हर्ष का जो मतलब होता है, हर्षा का मतलब होता है हैप्पीनेस। तो उसके बाद उसकी मतलब जो उस टाइम का जो लिटरेचर है लिखा हुआ, तो उसके बाद ऐसा लिखा गया कि हर्षा जो पुलाकसिन के साथ मिले, पुलाकसिन सेकंड के साथ, तो हर्षा फिर हर्षा नहीं रही। मतलब हर्षा की जो हैप्पीनेस जो थी वो क्या हो गई, गुम हो गई, गायब हो गई। ठीक है ना। तो पुलाकसिन सेकंड जो था, ही वाज ए चालुक्या किंग। और जैसे गुप्ता डायनेस्टी में चंद्रगुप्त सेकंड ने विक्रमादित्य टाइटल लिया था, तो इसने भी इसको हराने के बाद एक टाइटल एज्यूम किया, विक्रमादित्य, पुलाकसिन
सेकेंड। गॉट इट? ठीक है। और ये जो पुलकेशिन सेकेंड थे, इनके बारे में भी हमें एक इंस्क्रिप्शन से पता चलता है जो इनके कोर्ट पोइट ने कंपोज की थी, जिनका नाम था रवि कीर्ति। रवि कीर्ति जो थे, इन्होंने एक प्रशस्ति कंपोज की थी, वो भी प्रशस्ति है। प्रशस्ति मीन्स इनकी तारीफ लिखी, जिस पे इन्होंने ये सब लिखा हुआ है। ठीक, तो ये आ गया पोस्ट गुप्ता पीरियड में, जो इस चैप्टर के अंदर डिस्कस है। एक वर्धन डायनेस्टी में हर्षवर्धन, और साउथ में अगर हम देखें तो साउथ में हमें पल्लवास और चालुक्यास। हर्षवर्धन जब इस तरफ निकले, क्या बोलते हैं, साउथ की तरफ, तो चालुक्यास को जो किंग था पुलकेशिन सेकेंड, उसने इसको रोका। एक किस्म की उनकी हार हुई। जबकि ये चालुक्यास जो थे और ये आपस में अक्सर एक दूसरे की जो कैपिटल सिटी थी कांचीपुरम, इस पे अटैक करते रहते थे, है ना। ये इस पे अटैक करते थे, ये इस पे अटैक करते, ये इनका चलता रहता था। तो अब इसके बाद एनसीईआरटी बुक जो कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर पढ़ाई जाती है, उसमें इन्होंने थोड़ा सा एडिशन किया है कश्मीर की हिस्ट्री को लेके। जम्मू की हिस्ट्री, कश्मीर और लद्दाख की हिस्ट्री, जबकि दूसरी स्टेट्स के एनसीईआरटी में वो नहीं। इन्होंने मतलब थोड़ा सा उसमें ऐड ऑन किया है कश्मीर, जम्मू और लद्दाख के बारे में। हम थोड़ा सा उसका भी आइडिया ले लेते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले हम बात करेंगे कश्मीर की, ठीक है ना। कश्मीर की हिस्ट्री के मतलब डिफरेंट सोर्सेज, उसमें एक जो एंशंट सोर्स है दैट इज़ नीलमत पुराण। ठीक, नीलमत पुराण के हिसाब से कश्मीर जो है ये एक मतलब एक यहाँ पे माना जाता है कि एक सेज थे यहाँ पे जिनका नाम था कश्यप। उन्होंने लॉर्ड विष्णु से और कुछ बाकी लॉर्ड से, उनसे यहाँ जो झील थी, यहाँ जो लेक था, तो उसे ड्रेन करने को कहा। तो अल्टीमेटली उन्होंने उनकी मदद की, उसे ड्रेन किया, और यहाँ पे जो एरिया खाली हुआ फिर उसे जाना गया सतीसार के नाम से। तो अल्टीमेटली ऐसा कहा जाता है कि जो कश्मीर का एरिया वो उस पहले क्या था, एक पूरी झील हुआ करती थी। इस नीलमत पुराण के हिसाब से यहाँ का जो राजा था उसमें, अब इसको क्या प्रोनाउंस करोगे, गोनार्ड, गोंड, कुछ भी बोलो, ये था। जबकि ये नीलमत पुराण के हिसाब से है। जबकि अगर ऐसे देखा जाए तो फर्स्ट जो इस्टेब्लिश्ड डायनेस्टी थी जो यहाँ पे थे, वो कौन सी थी, काराकोटा डायनेस्टी। फर्स्ट इम्पॉर्टेंट स्टेट, ठीक है ना, किसकी थी, काराकोटा डायनेस्टी, जिसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट किंग है, इसको अलग से बता देता हूँ मैं, नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं, जो काराकोटा डायनेस्टी है। इसका जो इम्पोर्टेंट किंग था ललितादित्य मुक्ता, ठीक है ना, ये इसका इम्पोर्टेंट किंग था। इसके कुछ काम जो इन्होंने किए, एक तो आप जो देखते हो सन मार्तंड टेम्पल जो है, सन मार्तंड टेम्पल, वो भी किन्होंने, ललितादित्य मुक्ता पिता काराकोटा डायनेस्टी के था, इन्होंने ही, इनके ही टाइम में वो बनाया था। जो शहर था श्रीनगरा, वो बनाया किसने था, अशोका ने, इन्होंने उसको मेंटेन किया था। जो इन्होंने नया शहर यहाँ पे बनाया था, शहर दैट इज़ बड़ीहसपुरा, ठीक है। और इन्होंने इसके काफ़ी जो एरिया था उसको एक्सपेंड भी किया था, जैसे सेंट्रल एशिया तक, अफ़गानिस्तान और इंडिया का मेजर पार्ट जो है इन्होंने मतलब कब्ज़े में, उसे अपने कब्ज़े में लाने की कोशिश की थी। ललितादित्य मुक्ता फिर, तो ये एक इम्पॉर्टेंट कश्मीर की अगर हम बात करें, हिस्ट्री ऑफ कश्मीर, तो ये एक इम्पॉर्टेंट डायनेस्टी, काराकोटा डायनेस्टी, फर्स्ट इस्टेब्लिश डायनेस्टी ऑफ कश्मीर, ठीक है। इसके बाद जो अगली डायनेस्टी आई है दैट इज़ उत्पाला डायनेस्टी।
उत्पाला डायनेस्टी, जिनका इम्पोर्टेंट किंग जो था इट वाज अवंती वर्णम। एक इम्पोर्टेंट किंग था इनका, ठीक है ना। इन्होंने जो टेम्पल्स बनाए हैं, श्राइन्स बनाए हैं, जैसे अवंती स्वामी हैं और अवंती स्वार, ये कुछ टेम्पल्स हैं जो इन्होंने बनाए उत्पाला डायनेस्टी अवंतीवनम। और इसके अलावा कुछ सिटीज़ भी बनाए, जैसे अवंतीपुर, आज भी सुनते हो आप नाम, और सूर्यापुर। ये कुछ कश्मीर की हिस्ट्री के बारे में बताया गया है। इम्पोर्टेंट डायनेस्टी कराकोटा डायनेस्टी एंड उत्पाला डायनेस्टी। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ अगर आप याद रखें कि कश्मीर की पॉलिटी में एक नोटेबल चीज़ जो थी, जो बाकी जगह नहीं थी, नोटेबल चीज़, यहाँ पे क्या होते थे, फीमेल रूलर्स। फीमेल रूलर्स जैसे सुगंधा, है ना, उसके बाद दिद्दा, लोहारा डायनेस्टी से। तो उस टाइम कश्मीर की धरती पे उस टाइम भी फीमेल रूलर्स देखने को मिले। दिस वाज क्वाइट नोटेबल फीचर्स विच वाज नॉट सीन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, है ना, जो कहीं और देखने को नहीं मिल रहा था उस टाइम। कश्मीर में उस टाइम भी फीमेल रूलर्स हुआ करती थी। तो ये एक नोटेबल फीचर था उस टाइम की पॉलिटी का, जो इसे बाकी सबसे अलग करता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं जम्मू की। जम्मू का जो ज़्यादा जो हिस्ट्री कंस्ट्रक्ट की है ऑन द बेसिस ऑफ ओरल ट्रेडिशंस, मतलब ज़बानी या फोकलोर के ज़रिए जो क्रिएट की गई है, वहाँ से कुछ हासिल किया गया है हिस्टोरिकल चीज़ें, ओरल ट्रेडिशंस। जबकि जो फर्स्ट एविडेंस अगर कुछ मिलता है तो जो दो हमें कॉपर चंबा कॉपर प्लेट्स मिलती हैं, उनमें हमें लफ्ज़ मिलता है डुरगारा। इसी से माना जाता है कि आगे चल के लफ्ज़ निकला होगा डुगर या डोगरा। और ये कब मिले हमें, 11th सेंचुरी में, 11th सेंचुरी में, ठीक है। इसके अलावा ऐसा माना जाता है कि जो जम्मू है, यहाँ का जो पहला राजा था, फर्स्ट किंग अग्नि बरम, ये कहाँ से आया था, अयोध्या से। और ये ही इज़ ए डिसेंडेंट ऑफ रामा, जो राम हैं अयोध्या के, उन्हीं का डिसेंडेंट जो है, उन्हीं की नस्ल से आगे, उन्हीं की फैमिली से आगे अग्नि बरम हैं, जो वहाँ से चल के आए हैं अजमेर से होते हुए, ठीक है, कहाँ पहुँचे हैं, जम्मू। और यहाँ पे इन्होंने जो है फर्स्ट जो राजा है उनको कंसिडर किया जाता है। जबकि इसके अलावा जो हमारी कश्मीर की हिस्ट्री को लेके एक इम्पॉर्टेंट बुक है राज तरंगिनी, जिसे हम बोलते हैं, उसमें जम्मू के नज़दीक एक एरिया का जिक्र है जिसे बोला जाता है बाबापुर, जो आजकल के मनवाल एरिया जो है उधमपुर का, मनवाल एरिया ऑफ उधमपुर, उसे माना जाता है कि बाबरपुर। यहाँ के किंग्स का जिक्र किया गया है, कीर्ति, एक किंग का जिक्र है कीर्ति, और दूसरे एक किंग है जिनका नाम है वज्रधारा, ठीक है। तो उसमें जिक्र है कि ये मतलब ये जो चीफ ऑफ इनको, मतलब ये जो जम्मू का जो एरिया है, वहाँ के जो हिल्स हैं, उनके 8 चीफ्स का जिक्र किया है। और उस 8 चीफ्स में बोलो जो मेन चीफ था उनका, वो कीर्ति था। और ये कहाँ गया था, कश्मीर भी गया था, इसके पास कलासा, वहाँ पे एक शख्स था कश्मीर में, कलासा, ठीक। और इस कलासा के जो कॉपर काइंस थे वो इस एरिया में भी देखने को मिले हैं। तो मतलब
जिससे ये कहा जाता है, हिस्ट्री के अंदर ये बात समझी जाती है कि जो भवापूर था एक इम्पॉर्टेंट प्लेस है पावर को लेके, अथॉरिटी को लेके, कि यहाँ ये वाला जो एरिया था यहाँ वो लोग बैठते थे जो पावरफुल लोग थे, यहाँ से एरिया को कंट्रोल किया जाता था। जम्मू के को लेके ये कुछ चीज़ें हैं। तो उसके बाद आगे चल के आपको तो पता है जम्बू लोचन और बहुलोचन, है ना, वो हिस्ट्री इसमें बताई नहीं गई है, लेकिन वो भी है कि जम्बू लोचन था, उसने एक शहर बनाया विच इज़ नाउ कॉल्ड एज जम्मू। आपने वो सब कहानी भी सुनी होगी कि उसने देखा कि जो तवी जो दरिया है इसके किनारे एक बकरी और शेर जो है वो साथ में पानी पी रहे। तो इसके साथ जो जम्बू लोचन के साथ जो आदमी था उसने बोला कि ये जो जगह है, मतलब यहाँ ये ऐसी जगह है कि ब्लेस्ड है, ब्लेस्ड जगह, यहाँ पे आपस में किसी भी किस्म की दुश्मनी नहीं है। यहाँ पे जो एक बकरी और शेर जो है वो क्या है, साथ में पानी पी रहे हैं, तो क्यों ना इस शहर पे बसा जाए। तो ऑन द राइट बैंक ऑफ द रिवर उन्होंने एक सिटी मतलब इस्टेब्लिश की विच इज़ कॉल्ड एज जम्मू, है ना। जबकि उस साइड जो था वो बहुलोचन जो बहुफाट है वो इनके ब्रदर थे, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट जम्मू। अच्छा, जम्मू को रिलेटेड एक और चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए कि हिस्ट्री लिखी गई एक गणेश दास है। गणेश दास ने एक बुक लिखी है 1847 में लिखी, राजदर्शनी। राजदर्शनी बुक का नाम है, जिसमें हिस्ट्री लिखी गई है फ्रॉम रामायण महाभारत के टाइम से और महाराजा गुलाब सिंह तक के टाइम की इन्होंने हिस्ट्री लिखी है, अब क्रिएट की है, कंस्ट्रक्ट की है हिस्ट्री, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट जम्मू। इसके साथ साथ लद्दाख के बारे में भी कुछ बातें डिस्कस की हैं कि तिब्बतन डायनेस्टी से पहले वहाँ पे भी एक किंग थे, है ना, कोई अलची काराकुक करके एक ये है अपना फोर्ट है। तो बंदेला किंग जो किंग था उसका नाम बंदेला आया है। तो बंदेला किंग था जिसने एक अलछी काराकोक फोर्ट है वहाँ पे उस मतलब उसकी जो है बनाया है वहाँ पे। इसके अलावा लद्दाख के बारे में और भी इसमें बात आई है कि वहाँ पे जो दार्द किंग्स थे, है ना, जिन्होंने भी अपने फोर्ट्स जो हैं, किले जो हैं, वो इंडस जो रिवर था उसके किनारे किनारे इस्टेब्लिश किए। तो अल्टीमेटली बाद में जो लद्दाख है वो एक तिब्बतन डायनेस्टी का जो था वो पार्ट रहा है। तो ये कुछ कश्मीर, जम्मू और लद्दाख के बारे में कुछ एड ऑन्स यहाँ पे हुए हैं, ठीक। अब इसी चैप्टर को आगे करते हुए इसमें एडमिनिस्ट्रेशन का जिक्र आया है। अब हम इसको और ज़्यादा ना खींचते हुए, लंबा ना करते हुए इसको समझने की कोशिश करते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन, अब ये जो न्यू एम्पायर्स थे, न्यू किंगडम्स थे, उस दौर में पोस्ट मौर्यन के बाद भी हम अगर देखते हैं गुप्ता और पोस्ट गुप्ता में, तो किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन होती थी। तो एडमिनिस्ट्रेशन नॉर्मली अगर हम देखें तो जैसे पहले हुआ करता था कि जो मेन सोर्स ऑफ इनकम था, जो रेवेन्यू था, वो था लैंड रेवेन्यू, है ना, ज़मीन से, एग्रीकल्चर से जो आता था वही मेन। और जो बेसिक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट होता था वो विलेज होता था। तो अभी भी वो चलता गया, लेकिन इसमें कुछ डेवलपमेंट्स हुए। डेवलपमेंट्स क्या हुए कि जो लोग पावरफुल लोग थे, जो लोग रिसोर्सफुल लोग थे, जिनके पास पावर थी, या मतलब सोशली पावरफुल थे, या मिलिट्री के हिसाब से पावरफुल थे, या पैसे के हिसाब से पावरफुल थे, अब किंग्स जो थे वो उनको हमेशा अपने मतलब अपने एक असल रसूख में उनके साथ जो लाइजान था वो अच्छा रखने की कोशिश करते थे। तो इसलिए क्या कर दिया कि इम्पोर्टेंट ऑफिसेज होते थे, इम्पोर्टेंट ऑफिसेज जो होते थे, है ना, उनको क्या बना दिया गया, हेरिडिटरी बना दिया। क्या बना दिया, हेरिडिटरी, है। मतलब अगर मैं हूँ, मैं इस टाइम पावरफुल हूँ, तो किंग मेरी सपोर्ट चाहता है, तो मेरी जो पोजीशन उसने दे रखी है, तो किंग ने अपने बच्चों के लिए भी वो जो पावरफुल बंदा है उसने अपने बच्चों के लिए भी इस पोजीशन को सेव कर दिया, इसे हेरिडिटरी बना दिया। जैसे मिसाल के तौर पर जो हरिसेना था, जो हर्षवर्धन का कोर्ट पोइट था, हरिसेना, ठीक है, ये उस टाइम क्या था, महादंड नायक, महादंड नायक। महादंड नायक आजकल का मान लो आप
चीफ जुडिशियल ऑफिसर, मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बराबर, महादंड नायक। अब इसने ये हरिसेना ये क्यों बना, क्योंकि इसका बाप भी इस पोजीशन पे था। हरिसेना का जो बाप था वो महादंड नायक था। चूंकि अब ये पोस्ट जो थी ये हेरिडिटरी हो गई थी, तो जब वो इसका बेटा, इसके जो बाप था वो ये था, तो उसका जो बेटा हरिसेना, इसको ये भी क्या बना, महादंड नायक। तो फेवर आ गया ना। तो ये डेवलपमेंट्स हुई। इसके साथ साथ में कुछ और चीज़ें हुई, जैसे मैं आपको वो हरिसेना को ही लेके अगर हम बात करेंगे, देखो अब इसके अलावा जो था, एक जो पोस्ट थी, मतलब एक इंसान को काफ़ी ज़्यादा ऑफिसेस दे गए, है ना, मतलब मल्टी रोल्स दे गए हैं, जिससे उसका अलग अलग ज़्यादा फ़ायदा उस बंदे तक पहुँचे। अब जो हरिसेना है वो चीफ जुडिशियल ऑफिसर भी है, उसके साथ क्या है, वो कुमारा अमात्या एक इम्पॉर्टेंट मिनिस्टर भी है, हर्षवर्धना के कोर्ट में इम्पॉर्टेंट मिनिस्टर भी है। उसके बाद संधि विगारिका भी है, मतलब मिनिस्टर ऑफ वार एंड पीस भी है। एक ही शख्स है, कितने ज़्यादा उसको रोल दे रखे हैं। तो ये नई डेवलपमेंट्स हुई, क्यों, जस्ट टू प्लीज़ द पावरफुल पर्सन, है ना, जो भी पावरफुल लोग थे उन्हें अपीज़ करने के लिए, उन्हें खुश करने के लिए, ताकि राजा को उनकी सपोर्ट बनी रहे और राजा पावर में रहे, उसके लिए ये चीज़ें हुई। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन और कैसे चलती थी, अलग अलग ऑफिसर्स होते थे, जैसे नगर श्रेष्ठी होता था, चीफ बैंकर या जो सबसे मतलब अमीर किस्म का मर्चेंट होता था, या जो चीफ बैंकर होता था, तो उसकी भी एक पोस्ट, उसे नगर श्रेष्ठी बोला जाता, उसको भी कुछ फ़ायदे दिए जाते होंगे। उसके बाद सर्थ वाका, है ना, अब प्रोनाउंसिएशन में भी सही नहीं हो, लीडर ऑफ कैरावान, है ना, जब जो ट्रेड होता था, लोग एक जगह से दूसरी जगह, वो जो काफ़िले चलते थे उनके, वो भी किसी एक लीड, उनका एक लीडर होता था, किसी की कंट्रोल में होते थे, तो उस पोस्ट को ये कहा जाता था। प्रथम कुलिका, चीफ क्राफ्ट्समैन, मतलब जो क्राफ्ट उस टाइम के जो भी चीज़ें बनते थे, जो भी लोग फनकार थे, जो कुछ जानते थे, वो चीज़ें बनाते थे, तो उनका भी एक चीफ होता था, प्रथम कुलिका। उसके बाद काइथास, हेड ऑफ स्क्राइब्स जो भी होता था, उनका भी एक हेड होता था। तो आप देख रहे हो कि एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए अलग अलग किस्म की पोस्ट क्रिएट की जाती थी, ठीक है। तो इस तरह से वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन चलती थी। इसके बाद अगर हम बात करें तो उस वक्त की आर्मी की, तो जो आर्मी होती थी उनको सैलरी जो थी वो नहीं पे की जाती, नॉट पेड सैलरी, कोई रेगुलर आर्मी नहीं होती थी, बल्कि एक शख्स होता था जिसका नाम, जिसको बोलते थे समानता, समानता होता था। ये आर्मी को क्या करता है, इसके ये खुद एक अपनी आर्मी को मेंटेन करता था, और किंग को जिस टाइम ज़रूरत होती थी वो समानता से कनेक्ट करता था, ये इसको आर्मी प्रोवाइड करता था। और किंग, इससे क्या होता है, किंग को किसी भी इसको रेगुलर सैलरी नहीं देनी पड़ती थी, बल्कि इसके बदले में समानता इसको, किंग को आर्मी प्रोवाइड करता था जब भी इसको ज़रूरत होती थी। तो किंग इस समानता को बदले में क्या देता था, या तो लैंड ग्रांट देता था, कोई एरिया ही देता था, किसी एरिया की ज़मीन इसको दे देता था, फिर उस एरिया की जो भी ज़मींदारी हो, जो भी टैक्स हो, वो ये वसूलता था, ठीक है ना। उसके बाद या तो लैंड ग्रांट दे देता था, या फिर किसी एरिया का इसको हक दिया जाता था कि आप इस एरिया का जो टैक्स है वो आप कलेक्ट करो, जो भी लैंड रेवेन्यू है, लैंड रेवेन्यू एक किस्म का जो टैक्स ही आता था वो इसको दिया जाता था, जो ये टैक्स को यूज़ करता था अपनी आर्मी को मेंटेन करने में, मतलब घोड़े, इक्विपमेंट, जो हथियार, तलवारें, तीर, घोड़े, हाथी वगैरह, सो जब उसको मेंटेन करने के लिए ये यूज़ करता था। तो किंग डायरेक्टली रेगुलर सैलरी पे नहीं करता था, बल्कि जब भी आर्मी चाहिए होती थी तो समानता से कनेक्ट करता था। तो ये आ गया आपका आर्मी। आर्मी के बाद ऑर्डिनरी लोग अगर उस वक्त के देखें, ऑर्डिनरी पीपल, तो उनका कैसे पता चलता है, तो उनका पता चलता है लिटरेचर से। लिटरेचर जैसे कालिदास जो है,
कालिदास का इस टाइम पे लिखा हुआ एक प्ले है अभिजनान शकुंतलम, जिसमें एक जो राजा है, शकुंतला एक लेडी है, उसके साथ उसका लव अफेयर के डिस्कस किया जाता है। तो उसमें क्या बताया जाता है कि जो किंग है, जो बड़े लोग हैं, जो राजा है, वो संस्कृत का भाषा इस्तेमाल कर रहा है, जबकि आम लोग हैं, प्ले जब दर्शाया जा रहा है तो जो बड़े लोग हैं उनके डायलॉग्स जो हैं वो संस्कृत में बोले जा रहे हैं, और जो आम जनता है, ऑर्डिनरी लोग, उनकी जो डायलॉग्स हैं वो किस में हैं, प्राकृत भाषा में। तो जिससे एक डिवीज़न दिखता है ना, लैंग्वेज में भी डिवीज़न दिखता है कि बड़े लोगों की जो भाषा थी वो संस्कृत होती थी, आम लोगों की, छोटे लोगों की भाषा जो थी वो प्राकृत होती थी। तो ये पता चलता है। तो इसके बारे में इसके अलावा और कैसे पता चलता है कि जो ट्रेवलर्स थे, बाहर के जो लोग आते थे, जैसे फ़ाहीन एक ट्रेवलर है, तो उसने उस वक्त के जो आउटकास्ट थे, जिन्हें हम दलित कहते हैं, उनकी कंडीशन, उनकी प्लाइट के बारे में लिखा है, ठीक है। और उसने लिखा है कि किस तरह से जब वो बाज़ार, उनको निकलना होता था किसी बाज़ार में, तो उनको लकड़ी का कुछ वो एक इक्विपमेंट होता था, वो बजा बजा के चलना पड़ता था, ताकि दूसरे लोगों को पता चले कि इस टाइम यहाँ से दलित गुज़र रहा है, तो वो वहाँ से ना आए और वो किसी को छुए ना। तो इस तरह से उस सोसाइटी का हमें डिफरेंट चीज़ों से पता चलता है। तो ये था हमारा आज का चैप्टर, न्यू एम्पायर्स एंड किंगडम्स। गॉट इट। वीडियो कंपैरेटिवली थोड़ा सा लंबा है, पर जिसे पढ़ना है फिर उसके लिए मैटर नहीं करता, 15-20 मिनट अगर ज़्यादा भी हो जाते हैं, लेकिन ज़्यादा इसलिए हुआ दूसरे स्टेट्स के कंपैरिजन में अगर हम देखें तो हमारे यहाँ इसमें थोड़ा सा जेके बोस में इसको एडिशन हुई है, जिसमें हम कश्मीर, लद्दाख और जम्मू का जो थोड़ा सा ऐड किया है, उस वजह से ये चीज़ें भी हम स्किप नहीं कर सकते थे। सो दैट्स इट फॉर टुडे, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।